सभां प्रति आकारयितुम् अन्यथा व्याख्यानस्य अनन्तरं तेषां सर्वेषां वयं सम्माननं कुर्मः। क्रमे अस्मिन् अहम् अभिनन्दनभाषणार्थम् आचार्यान् रजनीश कुमार शुक्ल महाभागान् कुलपतिवर्यान् अहं सम्प्रार्थये। सृष्ट्वा पुराण विविधान्य जयात्म सत्या वृक्षान पशु सरीसृप खगान दंसान तस्मा ततुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोक दिशणम मुदमापदेव। वस्तुतः आज का दिन 3 मानद विश्वविद्यालयों के केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित होने के उत्कर्ष का दिन नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि मंच पर आचार्य मुरली मनोहर जोशी जी के होने के साथ ये 60 वर्षों की उनकी जो संस्कृत को लेकर के, भारतीय भाषाओं को लेकर के साधना है, संघर्ष है, उनके पोषण का यत्न है, उसके उत्कर्ष की फलश्रुति का महोत्सव है। मंच पर इस अवसर पर विराजमान प्राक्तन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अब राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राक्तन निदेशक और प्राक्तन कुलपति डॉक्टर परमेश्वर शास्त्री जी, मेरे अग्रज, थोड़ी बहुत संस्कृत सीखी है जिनसे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्राक्तन कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी। इस अवसर पर स्वाभाविक हम सबको स्मृति बार बार आ रही होगी तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के प्राक्तन कुलपति मुरलीधर शर्मा जी की। इस अवसर पर ऐसे बहुत सारे पूर्ववर्तियों की जिनका स्मरण एक लंबे नाम श्रृंखला के साथ प्रोफेसर रमेश पांडे जी ने किया है। ये संस्कृत शिक्षा के या यूजीसी के बनने के बाद के जो 65 वर्ष की अवधि है, उसके लगातार किए गए यत्न की परिणति है। अब विधाता कुछ लोगों को श्रेय देता है, उसमें सौभाग्यशाली हैं प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, सौभाग्यशाली हैं परमेश्वर शास्त्री जी। कुछ लोगों को सौभाग्य मिलता है कि उसकी फलश्रुति में हिस्सा होते हैं, उसके उत्कर्ष में हिस्सा होते हैं। ऐसे 3 कुलपति मंच पर विराजमान हैं। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति, मेरे मित्र बंधु, हम लोग साथ साथ ईशान्य और नैऋत्य से हिंदी और संस्कृत की सेवा करने की कोशिश नागपुर के 2 कोनों से कर रहे थे। अब वो दिल्ली आ गए हैं तो उनकी क्षमता का सदुपयोग होगा, इसका एक उदाहरण है यह उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन। उन्होंने कहा भी कोरोना को हमने पराजित कर दिया है और भारतीय जीवन प्रणाली के आधार पर पराजित किया है, शायद उसके भी उद्घोष का यह पर्व है। बंधु मित्र प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर जी, मेरे अग्रज, और एक दृष्टि से यह भी संस्कृत ही रहे, कुछ और न हो, इसके लिए विविध विश्वविद्यालयों में यत्न करते करते जब गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचे तो एक प्रोफेसर क्या संकल्प ले सकता है। उन्होंने पहली बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ाई जाए और उसकी परीक्षाएं भी संस्कृत के माध्यम से हो, इसका एक अभियान प्रारंभ किया था।
ये छोटी घटना थी, लेकिन इन सारी घटनाओं ने मिलकर के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय 3-3 एक साथ क्यों आए, इसका परिवेश निर्मित किया था। संस्कृत शिक्षा का इतिहास तो पुराना है। मैं जिस विश्वविद्यालय से मूलतः आता हूं उसकी चर्चा भी अभी आई थी। उसके बिना ये 3 का होना, अभी तिपाही पर खड़े हैं, इसको 4 पैरों पर, धर्म को जैसे 4 पैरों पर खड़ा करना भारतीयता का लक्ष्य है, वैसा लक्ष्य जब पूरा होगा, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, तो वस्तुतः संस्कृत 4 पैरों पर खड़ी होगी। और संस्कृत यानी धर्म। तो अभी 3 पैर हैं, चौथे के लिए यत्न जारी है। इस अवसर पर स्वाभाविक तौर पर जब आचार्य वरखेड़ी जी ने कहा कि आपको आचार्य मुरली मनोहर जोशी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल करना है, तो मुझे रोमांच हो आया था, पहली बात। दूसरा, क्यों आया था वो बताना जरूरी है। मैं हिंदी विश्वविद्यालय का कुलपति, जिसको सामने रख करके कि हिंदी का विश्वविद्यालय हो सकता है, संस्कृत का क्यों नहीं, एक अभियान पांडे जी ने छेड़ा था। उन दिनों मैं दिल्ली में ही था और विलय के संघर्ष का साथी हूं। तो उसको ही क्यों बुलाना। फिर मुझे ध्यान में आया कि संस्कृत विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं, भारत हिंदी सहित भारतीय भाषाओं की सेवा का दायित्व मुझे सौंपा गया है, शायद यह कारण होगा। फिर अचानक मुझे स्मृति आई, 26 मई 1919 को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शपथ ली थी और 29 मई 1919 2019 को वो मुझे अपने आवास पर बुलाया था। मैं पहला कुलपति था जिसको माननीय मानव संसाधन मंत्री ने मिलने के लिए बुलाया था। और जो बात हुई थी वह बात यह हुई थी कि संस्कृत को सामने रख करके समस्त भारतीय भाषाओं के माध्यम से ये देश चले, इसकी प्रस्तावना करनी पड़ेगी। इसमें से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि नई शिक्षा नीति का प्रारूप आया था उसी समय, और त्रिभाषा फार्मूले को लेकर के एक हल्की सी विरोध की ध्वनि, जो आजकल थोड़ी और ज्यादा तेज हो गई है, वो ध्वनि कहीं से दिखाई दे रही थी, उसके समाधान का रास्ता। और यह रास्ता संस्कृत को सामने लेकर के निशंक जी आप चलेंगे तो इस प्रतिरोध का सामना आपको कम करना पड़ेगा। यह उस दिन डॉक्टर जोशी ने एक गुरु मंत्र के रूप में दिया था, और शायद वह कारण बना कि 100 डेज प्लान में संस्कृत विश्वविद्यालयों की निर्मित को स्थान मिला, और वो मिल गया। ये तो सही बात है कि विधाता किनके हाथ से करना होता है ये पूर्व में सुनिश्चित करता है। चौवन 55 के कालखंड में एक विद्यार्थी, एक शोध छात्र, जिस विश्वविद्यालय की परंपरा यह रही कि वो अपने को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहने में गौरव अनुभव करता था, वहां एक विद्यार्थी, एक शोध छात्र, आजादी के बाद भौतिक विज्ञान में हिंदी में मैं शोध पत्र लिखूंगा, अपना शोध निबंध लिखूंगा, इसकी जिद का आंदोलन करता है। यह सामान्य घटना नहीं है, यह भारतीयता के उन्मेष की घटना है। वो अनुभव बढ़ता गया, और हिंदी ही नहीं संपूर्ण भारतीय भाषाएं ज्ञान विज्ञान की भाषा बिना संस्कृत के सहकार के नहीं बन सकती हैं। इसकी स्पष्ट दृष्टि लेकर के भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में उस भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी ने एक संकल्प लिया था। आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम दिन तो बहुत मनाते हैं, हिंदी का भी दिन मनाते हैं, संस्कृत दिवस मनाने की भी पुरानी परंपरा है, लेकिन उस व्यक्ति ने संकल्प लिया था कि संस्कृत का वर्ष होगा और पूरा देश संस्कृत वर्ष
इस संकल्प के साथ मनाया था कि हम सब संस्कृत बोलेंगे। वदतु संस्कृतम अभियान और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान उसके माध्यम से देश के अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में स्पोकन संस्कृत के, संस्कृत संभाषण के माध्यम के रूप में पहुंचा था। यह संस्कृत के विश्वविद्यालय इस देश में वास्तविकता है, यथार्थ है, भवितव्यता है और भारत का गौरव है। इसको प्रतिपादित करने का सर्वोत्तम साधन था। उसके पूर्व सामान्य विश्वविद्यालयों में, विशेष करके तकनीकी संस्थानों में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कोई राम सुब्रमण्यम जी जैसा था जो अलख जगाने की कोशिश कर रहा था। पीछे वो मुस्कुरा रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। तो ये इन कठिन परिस्थितियों के बीच जब उत्तर प्रदेश में एक संस्कृत का विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात हो रही थी, यह वही कालखंड है जब जोशी जी भौतिक विज्ञान में भारतीय भाषाओं में शोध करने का कर रहे थे। तो यह प्रश्न आया था भारत के प्रधानमंत्री की ओर से, क्या बात करते हो संपूर्णानंद, संस्कृत का विश्वविद्यालय? तब तो सभी भाषाओं का विश्वविद्यालय बनेगा, तो विश्वविद्यालय की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। वो चिट्ठी भी याद रखनी चाहिए डॉक्टर संपूर्णानंद ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखी थी कि संस्कृत का विश्वविद्यालय क्यों चाहिए, और उसी प्रकार के सपनों के साथ उसको और विस्तारित करते हुए, युग की आवश्यकताओं को समझते हुए और दुनिया के भविष्य को समझते हुए विज्ञान और संस्कृत के संश्लेषित स्वरूप को सामने ले आने की जिम्मेदारी दोनों की है। विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय दृष्टि के साथ अनुसंधान कर रहे लोगों की जरूरत है, तो संस्कृत विद्या में अपना जीवन खपा रहे लोगों को भी नवोन्मेष की दृष्टि से देखना होगा। इस नवोन्मेष पर मुहर लगाने की अवधारणा मात्र इन तीनों को केंद्रीय विश्वविद्यालय एक साथ बनाना है। थोड़ी कठिनाई रही होगी, कभी आर्थिक कठिनाइयां आ जाती होंगी, वो कठिनाई तो विश्वविद्यालय बनने के बाद भी आई है। उसको भी झेला है, उसकी चर्चा वो नहीं कर रहे थे, यह स्वाभाविक है। लेकिन मानित विश्वविद्यालय होने और केंद्रीय विश्वविद्यालय संविधान संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बीच का जो अंतर होता है, वह अंतर वैसा ही है जैसे कोई प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र होने में और डोमिनियन स्टेट होने में है। तो यह डोमिनियन अवधारणा से संस्कृत जो समस्त भारतीय भाषाओं के और भारत के अंदर ज्ञान विज्ञान के मूल के रूप में है, जिसकी स्वीकृति भारत की संविधान सभा ने भी दी थी। भारतीय हिंदी सहित भारतीय भाषाओं को शब्द संपदा संस्कृत से लेने का परामर्श पूर्वक, जिसको भारत की संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर संशोधन प्रस्ताव के साथ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संशोधन प्रस्ताव रखते हुए भारत की राजभाषा बनाने का संकल्प लिया था, उसकी पूर्ति भारत में एक लंबे समय के बाद हुई। 75 वर्ष लग गए हमको वहां पहुंचने में। इन 75 वर्षों में जो साधकतम कारण के रूप में उपलब्ध है, निश्चित रूप से उसमें अग्रगण्य नाम भारत के इतिहास में, न केवल संस्कृत विद्या के विकास के इतिहास में, अपितु भारत के इतिहास में आचार्य मुरली मनोहर जोशी का होगा। उसमें निश्चित रूप से एक व्यक्ति जो निर्णय करता है और आगे बढ़ता है, असंभव जैसा निर्णय करता है और आगे बढ़ता है, उस रूप में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का होगा। संस्कृत पूरे भारत की भाषा थी, लेकिन किसी राज्य की भाषा नहीं थी। संस्कृत के प्रति सबको आदर भाव था, लेकिन संस्कृत के लिए किसी भी राज्य में कोई अधिकारिता नहीं थी। तो इस पूज्य भाव से उसे एक आधिकारिक भाषा, एक राज्य की आधिकारिक दूसरी भाषा के रूप में निश्चित करने, निर्णित करने, सिर्फ विधायी दृष्टि से नहीं अपितु उसको क्रियान्वित करने के लिए आवश्यकता के अनुसार पदों का सृजन करने, व्यवहार में ले आने, और वो व्यवहार टिक मार्क नहीं होगा, रोजगार देने वाला होगा, क्योंकि भाषाएं तो वही चलती हैं जो रोजगार देती हैं। संस्कृत को आज दुनिया में रोजगार की भाषा किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसका चिंतन डॉक्टर जोशी का चिंतन है।
जब यह विज्ञान की भाषा हो, तकनीक की भाषा होगी। यह आने वाली जो डिजिटल दुनिया है, आने वाली जो चौथा आयाम खोज रही दुनिया है, इस त्रिआयामी संसार से परे, उसके लिए कोई रास्ता बचता है तो संस्कृत का रास्ता बचता है। मुझे वो समय भी याद है, जोशी जी संक्षेप में ही कह रहा हूं, जोशी जी मानव संसाधन मंत्री थे, मुंबई में विज्ञान कांग्रेस हो रही थी। उस विज्ञान कांग्रेस में भारतीय वैमानिकी को लेकर के एक पैनल था, जोशी जी आपको याद आ रहा होगा, और वह पैनल आयोजित किया था डॉक्टर विजय भटकर ने। उस पैनल के विरुद्ध दुनिया भर से 150 नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों से मेमोरेंडम डलवाया गया कि यह पैनल निरस्त होना चाहिए। उस समय कोई व्यक्ति भौतिक विज्ञान के, विज्ञान और तकनीकी के मंत्री के रूप में खड़ा हुआ था, तो मैं फिर याद करना चाहूंगा, वो डॉक्टर जोशी है। और वह कालखंड था जब अवधारणा संस्कृत के बारे में बदल रही थी कि संस्कृत केवल भारत के अंदर संस्कृति को, इतिहास को, कल्चरल इथॉस को जानने की भाषा नहीं है। संस्कृत दुनिया की आने वाली सभ्यता की दृष्टि से उस सभ्यता को ठीक दिशा में ले जाने की भाषा है। वह संस्कृत वह विद्या प्रवृत्ति है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर दुनिया जो त्राहिमाम कर रही है, उस त्राहि से मुक्ति दिला सकती है। संपोष्य, स्थायी और सगुण विकास की अवधारणा जिसके साथ विज्ञान को नियोजित करके प्रस्तुत की जा सकती है। आज हम इस अवसर पर ऐसे दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अभिनंदन के लिए एकत्रित हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए एकत्रित हैं। लेकिन आदरणीय जोशी जी, आदरणीय निशंक जी, मैं फिर एक बात कहूंगा कि हम जब आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं, तो उस आभार ज्ञापन में अपने स्वार्थों की पूर्ति का उपक्रम देखते हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये जो संस्कृत के अध्येता और साधक आपके प्रति आभार ज्ञापित करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए एकत्रित हैं, वह कृतज्ञ इस बात के लिए हैं, आपने उनको साबित होने का ठीक अवसर दिलाया है। वह कृतज्ञ हैं आपके लिए इस बात के लिए कि जिसकी उनको जरूरत थी वह संसाधन आपने दिलाए हैं। और इस अवसर पर फिर मैं कहूंगा, जब अगला उत्कर्ष महोत्सव वो दिल्ली में होगा कि तिरुपति में होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलिए ये भी तय हो गया, लेकिन अगला उत्कर्ष महोत्सव होगा तो फिर आप रहेंगे। उस उत्कर्ष महोत्सव में केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बाद इन तीनों विश्वविद्यालयों में संस्कृत, भारत विद्या, भारतीयता, भारत के विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से जो योगदान प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है उसका एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत होगा। और तब हम वास्तव में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो संसाधन, जो उपक्रम आपने हमको उपलब्ध कराया है, उसका सम्यक उपयोग कर चुके हैं। डॉक्टर निशंक जिस दृढ़ता के साथ भारत के प्रधानमंत्री को समझा सके थे, 1 वर्ष लगा था हम लोगों को भारत के प्रधानमंत्री को समझाने में कि 40 संस्थाओं का डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। तो वह जो दृढ़ता है, जो स्पष्ट दृष्टि है, सच्चे अर्थों में भारत पुत्र, सच्चे अर्थों में नए भारत को पुराने मूल्यों के साथ खड़ा करने के लिए जो अध्यापक मन चाहिए, जो शिक्षक मन चाहिए, वह शिक्षक मन, अध्यापक मन और वह सृजनकर्ता शिक्षक का संकल्प, इन दोनों ही विभूतियों में है। ये तो विधाता ने तय किया था कि संस्कृत का जब उत्कर्ष आएगा तो उत्तराखंड से ही आएगा, देवभूमि से आएगा। भारत का उत्कर्ष जब आया, भारत के तमाम पापों के परिमार्जन के लिए
पुण्य सलिला मां जानवी जब आई धरती पर, भारत की धरती पर, तो वो भी उत्तराखंड की भूमि से आई। और संस्कृत जो न केवल भारत के कल्याण के लिए, आज के संबंध में चुनौती की बात की जाए तो जो वैश्विक चुनौतियां, उन वैश्विक चुनौतियों का जो सैचुरेशन विज्ञान के क्षेत्र में आया है पूरी दुनिया में, विज्ञान अपनी जो संतृप्तता को प्राप्त कर रहा है, उस संतृप्तता से उसको मुक्ति दिलाने का कोई रास्ता है तो वह रास्ता संस्कृत के शास्त्रों के अवगाहन से जाएगा। और डॉक्टर जोशी, डॉक्टर निशंक जिस सिंथेसिस ऑफ संस्कृत एंड साइंस की बात कर रहे थे, ये विश्वविद्यालय संस्कृत और विज्ञान के संश्लेषण के महनीय केंद्र के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसका विश्वास सभी संस्कृतज्ञों की ओर से आपको मैं दिलाते हुए, आप दोनों को दिलाते हुए अपनी बात को पूरा कर रहा हूं कि वास्तव में हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। और आपके माध्यम से आपके पूर्ववर्ती उन सभी महान श्रेष्ठ भारत पुत्रों के प्रति जिन्होंने संस्कृत को इस स्थिति में ले आने के लिए विविध प्रकार के यत्न किए, संकल्प लिए, उनको साथ सिद्ध करने की साधना की, उन सब के प्रति अघमरणता व्यक्त करते हैं। और पुनः हम सब आपका बहुत ही हृदय से अभिनंदन करते हुए, आपके प्रति नमन करते हुए, आप दोनों के प्रति प्रणति निवेदन करते हुए विश्वास दिलाते हैं यह उत्कर्ष का क्रम निरंतर जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। अत्यंतं साधुवादाः श्रीमन्तः।